नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका। आज हम लोग नील विद्रोह जो 1859-60 में हुआ उसे पूरी विस्तार पूर्वक एक एक घटनाओं को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। इसे हम अगर सामान्य भाषा में देखें तो जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई और उस समय बड़े बड़े उद्योग लग रहे थे, तो कपड़ा उद्योग का भी उस समय काफ़ी अधिक विकास हुआ। जब कपड़ा उद्योग का विकास हुआ वहाँ पर, तो कच्चे माल की भी जरूरत पड़ेगी और वहाँ पर कपड़े की रंगाई के लिए नीले रंग का बहुत ही मांग था। इतना मांग था कि उसका मूल्य काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि नीला रंग सबको आकर्षित करता था। वह देखने में सबसे बेहतर था वह, जिससे कि उसकी मांग बढ़ गई, तो आपूर्ति भी तो होनी चाहिए। उस समय ब्रिटेन का कब्जा हुआ अमेरिका पर, के कैरेबियन सागर पर, तो वहाँ से नील की आपूर्ति हो रही थी। समय बीतता गया धीरे धीरे। जब भारत में अंग्रेज आए और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, तो अंग्रेज जीत गए। जब अंग्रेज जीत गए तो उनका बंगाल पर नियंत्रण हो गया। जब नियंत्रण हो गया तो वहाँ पर अंग्रेज किसानों से दबावपूर्वक नील की खेती कराने लगे। इससे दिक्कत क्या थी कि जब नील जिस भूमि पर बोई जाती थी, वहाँ की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी, जिससे कि भूमि बंजर हो जाती थी और जो भी किसान थे वह भूमिहीन हो जाते थे। जब भूमि पर फसल ही नहीं होगी तो किसान क्यों खेती करेगा। तो उस समय बहुत अधिक मात्रा में जमीनें बंजर होने लगी। लोगों ने इस पर जब देखा कि हमारी भूमि बंजर हो रही है, तो लोग एक संगठन बनाए, मतलब कि गुट बनाए। सभी किसान मिले और कहे कि अब हम नील की खेती नहीं करेंगे। उस समय अंग्रेज बहुत अधिक मात्रा में किसानों को उनको गिरफ्तार किए, उनको मारा पीटा गया, लेकिन फिर भी किसान इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद 1860 में नील आयोग बना और नील आयोग ने इसकी जांच की। जांच में पता चला कि सच में यहाँ पर अंग्रेज अपने दबावपूर्वक, अपने बलपूर्वक किसानों से नील की खेती कराते हैं, जिससे कि जमीन जो है वह बंजर हो जाती है। नील आयोग ने यह घोषणा की कि जब तक किसान नहीं चाहेंगे कि हम नील की खेती करें, कोई उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती नहीं करा सकता है। मतलब नील की खेती कराने पर रोक लगा दी गई। जब रोक लगा दी गई तो जो भी किसान हैं वह जो भी समस्या थी उससे वह
समाधान मिल गया उनको, और अब नील की खेती करने से वो बच गए हो। तो हम इसे एक एक कर कर देखते हैं और समझते हैं। पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो ठीक है, यूरोप में 18वीं 19वीं सदी में टेक्सटाइल उद्योग तेजी से बढ़ रहा था। मतलब कि कपड़े का जो उद्योग है वह 18वीं 19वीं शताब्दी में तेजी से बढ़ रहा था। जब उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं तो आपको कच्चा माल भी चाहिए, तो देखते हैं उसको भी। देखें, नीले रंग की बहुत मांग थी, क्योंकि कपड़ा रंगाई में इसका कोई विकल्प नहीं था। दूसरी बात आती है कि अगर देखें, यूरोप में नीला रंग महंगा और दुर्लभ था। कपड़े की रंगाई के लिए जो नीला रंग है उसका काफी मांग था। जब लोग नीले रंग को देखते थे तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे, जिससे कि नीले रंग का काफी मांग बढ़ गया। जब मांग बढ़ा तो उसकी कीमत भी बढ़ने लगी। तो कच्चा माल तो आपको चाहिए ही चाहिए कहीं से। तो फिर क्या हुआ, देखते हैं। फिर फिर देखें, यूरोप के व्यापारी कैरेबियन और अमेरिका से गुलामी के आधार पर नील की आपूर्ति कर रहे थे। उस समय यूरोप का कब्जा हुआ कैरेबियन सागर और देखें देखें तो अमेरिका पर भी। तो जब दोनों जगह का कब्जा हो गया तो वहाँ पर लोग वहाँ के किसानों से जबरन नील की खेती कराने लगे। तो वहाँ से नील की आपूर्ति होने लगी। लेकिन समय बीतता गया। जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत में वह व्यापार के ही उद्देश्य से आए थे। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। तो उस समय अंग्रेज जीत गए भारत में। जब जीत गए तो बंगाल पर उनका नियंत्रण हो गया, मतलब कब्जा हो गया। तो वहाँ पर अंग्रेज अब अपनी मर्जी से जो चाहें किसानों के साथ वह कर सकते थे। तो उन्होंने वहाँ पर नील की खेती को प्रारंभ किया, जिसे कि 3 कठिया भी कहते हैं। मतलब कि जितनी भूमि पर आप खेती कर रहे हैं उसका तीसरा हिस्सा पर आप नील बोएंगे। मतलब कि 1/3 हिस्सा पर आप नील को बोना ही बोना है। मतलब कि आपको नील का खेती करने पर मजबूर कर दिया गया। तो जब मजबूर कर दिया गया तो फिर क्या हुआ, देखते हैं। देखें, भारत पर अंग्रेजी सत्ता स्थापित होने के बाद बंगाल की उपजाऊ जमीन को उन्होंने इसी व्यापार के लिए उपयोग किया। मतलब कि जब बंगाल पर अंग्रेज जीत गए 1757 में प्लासी का के युद्ध में, तो वहाँ पर उनका नियंत्रण हो गया और लोग वहाँ पर अंग्रेज अपनी मर्जी से नील की खेती कराने लगे। क्योंकि बंगाल जो उस समय देखा जाए तो काफ़ी भूमि उपजाऊ थी, वहाँ की खेती के लिए काफ़ी योग्य थी। तो तो वहाँ पर नील की खेती करने के लिए
एक स्थान मिल गया अंग्रेजों को कि यहाँ से अब नील की आपूर्ति होगी। तो फिर क्या हुआ और भी देखते हैं। मतलब यह स्थानीय खेती का मुद्दा नहीं था, बल्कि वैश्विक बाजार की मांग ने इसे जन्म दिया। यह देखा जाए तो नील की खेती करना स्थानीय मुद्दा नहीं है, इसे वैश्विक बाजार को देखकर खेती कराई जा रही है। क्योंकि नील की खेती कर रहे हैं लोग, लेकिन उनका ज़रूरत भारतीयों को नहीं है, उनकी ज़रूरत है अंग्रेज़ों को। क्योंकि यूरोप में बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं, कपड़े उद्योग हैं, जिनको कच्चा माल चाहिए, और कच्चे माल के लिए जिसमें नील आता है, तो भारत से अब नील की आपूर्ति होने लगी। मतलब कि भारत के बंगाल से नील की आपूर्ति होने लगी। तो फिर क्या हुआ और भी देखते हैं। बंगाल और किसान की स्थिति देख लेते हैं। उस समय बंगाल और वहाँ के किसान की स्थिति क्या थी, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। 1757 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, तो उस समय अंग्रेज जीत गए। जब जीत गए तो बंगाल पर उनका नियंत्रण हो गया। जब नियंत्रण हो गया तो अब अपनी मर्जी से वहाँ पर जो चाहें वह कर सकते थे। तो क्या किए वहाँ पर और भी देखते हैं हम लोग। देखें देखें वहाँ पर उन पर अस्थाई बंदोबस्त, जो कि 1793 में लाया गया, कि जो भी जमींदार थे उनको एक निश्चित समय के लिए, मतलब अस्थाई रूप से उनको जमीनें दी जाती थी कि आप यहाँ पर किसानों से खेती कराइए आप, और जमींदार से एक निश्चित मात्रा में लगान लोग लेते थे। मतलब कि अस्थाई का मतलब है कि जब एक बार फिक्स हो गया कि हाँ हाँ आपको इतना देना है, और बीच में उसका मूल्य नहीं बढ़ेगा। जमींदार जो धन दे रहा है अंग्रेज को, वह एक बार फिक्स होता था। जब एक बार फिक्स हो गया तो वह लगान बीच में बढ़ता नहीं था, वह उतना ही का उतना ही रहता था। तो जमींदार के अंदर में जो भी किसान थे वह खेती करते थे, तो जमींदार किसानों से उससे अधिक लगान लेता था, क्योंकि वह तो वसूल कर अंग्रेज को देना है। क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त किया गया है। अस्थाई का मतलब कि एक निश्चित होता है कि आप एक बार जब बात हो गई कि इतना आपको देना है, तो उतना ही आप देंगे। ऐसा नहीं कि बीच में आप उसका मूल्य बढ़ा दिए कि नहीं आपको इतना देना है। तो अस्थाई था वो। फिर देखते हैं और भी क्या हुआ। देखिए, जमींदारों ने किराया वसूली बढ़ाई, किसान दोहरी मार झेल रहे थे। जो जमींदार थे वो जो किराया की वसूली है वह क्या ये बढ़ा दिए अब। फिर और भी क्या हुआ। जिससे कि किसान दोहरी मार झेल रहे थे। यहाँ पर किसान देखा जाए तो दो लोग से परेशान थे। किनसे परेशान थे? पहली बात आती है कि वो जमींदार से परेशान थे। दूसरा, अगर आपको किसी जमीन पर खेती करनी है तो उसके लिए आपको बीज भी चाहिए।
तो बीज के लिए किसी से अगर आप कर्ज लेते हैं तो उसे भी तो चुकाना है, और जो कर्ज दे रहा है वह आपसे अधिक मात्रा में धन कमा रहा है वो, क्योंकि उस समय का ब्याज बहुत अधिक होता था उस समय। तो यहाँ पर देखा जाए तो किसान दो लोग से परेशान है। पहला एक जमींदार से, और दूसरा जो बीज के लिए जो कर्ज लिया है उसको भी चुकाना है। तो किसान दो समस्याओं से जूझ रहा था, परेशान था वो। और भी देखते हैं। पहला देखेंगे तो जमींदार लगान लेते थे। जमींदार हैं वो तो लगान लेंगे ही। नील प्लांटर्स खेती के लिए मजबूर करते थे। वहाँ पर देखा जाए तो जो भी अंग्रेज हैं वह नील की खेती करने के लिए क्या करते थे, मजबूर करते थे कि आपको यहाँ पर नील की खेती करना ही करना है। तो इतना बात आप समझे होंगे, क्योंकि आप सुने होंगे कि 3 कठिया, जितना भूमि है उसका तीसरा हिस्सा आपको नील की खेती करना ही करना है। तो इससे भी लोग परेशान थे। और भी देखते हैं। देखिए, किसान का आर्थिक ढांचा पूरी तरह टूट चुका था। किसान का जो आर्थिक ढांचा है वह टूट चुका था। वो क्यों टूट चुका था? क्योंकि देखा जाए तो लगान जमींदार को देना है, पहली बात। दूसरी बात आई कि जो अंग्रेज हैं वो दबाव बना रहे हैं कि अपने ज़मीन पर, जो कि ज़मीन का तीसरा हिस्सा है, उस पर आपको नील की खेती करना ही करना है। आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और समस्या यह है कि जहाँ हम नील की खेती कर रहे हैं वह भूमि बंजर हो जाएगी। वो जब धीरे धीरे भूमि बंजर हो जाएगी तो किसान क्या हो जाएगा, भूमिहीन हो जाएगा। फिर अब कहाँ जाएगा खेती करने के लिए वो। तो यह सारी समस्याएं थी। और भी देखते हैं। किसान की प्राथमिकता खाने की फसल थी, लेकिन जमीन नील से भरने लगी। किसान की प्राथमिकता है कि हम खेती करें और हमें अनाज मिले, जिससे कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, क्योंकि किसान अनाज खाता है। लेकिन जो ज़मीनें हैं वह नील की खेती से भरी हुई हैं। और समस्या यह भी है कि जिस खेत में आप नील की खेती कर रहे हैं वह बंजर हो जाएगी। तो किसान जाए तो जाए कहाँ जाए? समस्या तो यह भी है। और भी देखते हैं। नील की खेती और शोषण का तरीका। नील की खेती और शोषण का तरीका क्या था, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा का मतलब होता है कि तीसरा हिस्सा, मतलब कि 1/3, जितना भूमि है उसका तीसरा हिस्सा आपको नील की खेती करना ही करना है। देखते हैं। देखें देखें, किसान को अपनी जमीन पर निश्चित हिस्सा नील बोना पड़ता था। जो जो भी किसान हैं उनकी जितनी भूमि है उसका एक निश्चित हिस्सा पर नील बोना पड़ता था। नील की खेती करनी पड़ती थी। और भी देखते हैं। यह बाध्यता थी, विकल्प नहीं। जो किसान नील की खेती कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। वो उनको नील की खेती करने के लिए
ये विवश किया गया है, बाध्यता है। किसान मजबूर हैं, विवश हैं, क्योंकि कोई भी किसान नहीं चाहता है कि हम नील की खेती करें, जिससे कि हमारी जो ज़मीन है, जो भूमि है, वह बंजर हो जाए। कोई किसान ऐसा नहीं चाहेगा, लेकिन वह मजबूर है वह, क्योंकि अंग्रेज उस पर दबाव डाल रहे हैं कि आपको एक निश्चित हिस्सा पर आपको नील की खेती करनी ही करनी है। और भी देखते हैं, फिर फिर देखते हैं इसमें अग्रिम कर्ज। अग्रिम कर्ज का मतलब होता है ना कि खेती करने से पहले जो भी कर्ज लिए जाते हैं उसे अग्रिम कर्ज कहते हैं। जैसे कि आपको खेती करना है तो आपके लिए क्या चाहिए? बीज चाहिए। तो बीज के लिए, या अगर आपके पास पैसा नहीं है तो किसी से कर्ज लेंगे और बोल देंगे कि हम जैसे ही फसल हो जाएगी तो आपको कर्ज हम चुका देंगे। और उस समय के जो भी कर्ज देने वाले लोग थे वह काफ़ी चालाक होते थे, उनसे ब्याज कई गुना लेते थे वो लोग, तो जिससे कि किसान उनसे भी परेशान थे। और भी देखते हैं, राष्ट्र किसानों को बीज और थोड़ी रकम देते थे। मतलब है कि जि, जिस पर आप, जिस खेत पर आप कृषि कर रहे हैं उसके लिए बीज के लिए अगर किसी से कर्ज लेते हैं अगर आप, तो बाद में उसे चुकाना भी तो पड़ेगा। तो अब जो कर्ज है वह कई गुना किसानों से लिया जाता था। मतलब कि किसान की पूरी जिंदगी कर्ज चुकाने और जमींदार को लगान देने में ही बीत जाती थी। केवल एक तरह से देखा जाए तो किसान एक केवल जिंदा मात्र रहता था, क्योंकि जितना वह परिश्रम कर रहा है उतना उसको मिल नहीं रहा है। जितना उपज हो रहा है, पहली बात है कि उसको लगान देना है। दूसरी बात है कि जो वह बीज के लिए कर्ज लिया है उसको भी चुकाना है। उसके बाद अपने लिए भोजन की व्यवस्था भी करनी है। तो किसान काफ़ी परेशान रहता था कि किसान करे तो क्या करे। हमेशा वह कर्ज के तले वह दबा रहता था वो। और भी देखते हैं, फसल के बाद पूरी रकम उनसे वसूलते और कीमत बहुत कम देते थे। जब फसल तैयार हो जाती थी तो फसल की जो रकम होती थी उसे वसूलते थे वो, और किसानों को एक बहुत ही कम हिस्सा मिलता था फसल का। और भी देखते हैं, कीमत का शोषण। कीमत का शोषण देख देख लेते हैं। नील की असली कीमत 6 से 7 रुपये थी। किसान को केवल 2 रुपये मिलते थे। मतलब कि जितना कीमत है उससे काफ़ी कम कीमत किसान को मिल रहा है। जितना देखें तो 6-7 रुपया लोग कमा रहे हैं उससे, लेकिन किसान को कितना दे रहे हैं? 2 रुपया दे रहे हैं। मतलब कि काफ़ी कम किसान को मिल रहा है। तो और भी देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर यह भी समस्या है, भूमि की बर्बादी। भूमि की बर्बादी देख लेते हैं कि मतलब कि भूमि बंजर हो जा रही है। कौन चाहेगा कि हम अपनी भूमि को बंजर करें? यह भी तो, क्योंकि किसान चाहता है कि हमारी भूमि हमेशा अच्छी रहे,
जब भी हम फसल बोएं तो वह फसल अच्छी तरह से हो, वह उपज अच्छा मिले। तो यहाँ पर देखते हैं उसको भी नील मिट्टी की देखें, समझिए यहाँ पर जो भी पोषक तत्व हैं, जो खेतों में पोषक तत्व होते हैं, उर्वरता जो शक्ति होती है, नील बोने से वह समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नील मिट्टी की यहाँ पर उर्वरता नष्ट करता था। जो नील बोते थे जिस जमीन पर आप, तो वहाँ की जो भी उर्वरता शक्ति है, जो भी पोषक तत्व है, वो वो क्या हो जाते थे, समाप्त हो जाते थे। जब खेत में पोषक तत्व ही नहीं रहेगा तो उपज कैसे होगी, जिससे कि भूमि क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। जब बंजर हो जाएगी तो आप कृषि कैसे करेंगे वहाँ पर, तो यह भी समस्या थी। देखें, एक बार खेत में नील बोने पर कई साल तक अनाज नहीं उगता था। जब एक बार किसी खेत में नील बो दिए आप, तो कई सालों तक वहाँ पर अनाज नहीं उगता था। मतलब कि उस खेत की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी, खेत बंजर हो जाता था, जिससे कि बाद में अगर वहाँ पर कोई भी खेती करते हैं तो वह फसल नहीं होती थी वहाँ पर। तो इतना समझे होंगे आप, और भी देखते हैं। देखें, यहाँ तो किसान बहुत ही मजबूर है। कैसे मजबूर है, यह स्थिति को आर्थिक आर्थिक का मतलब कि किसान जो पैसा है, जो धन है, वह भी किसान के पास क्या है, नहीं है। दूसरी बात, सामाजिक और मानसिक रूप से तोड़ देती थी। समाज में देखा जाए तो वह काफ़ी परेशान रहता था। वो मानसिक स्थिति भी उसकी ठीक नहीं रहती थी, क्योंकि हमेशा उसके पास चिंता सताए रहती थी कि हमें लगान देना है, तो हमें जो कर्ज लिए हैं उसको भी भरना है, और खुद के लिए भी अनाज रखना है। तो ये सब सारी परिस्थितियों को देख कर किसान हमेशा परेशान रहता था, जिससे कि एक बेहतर जीवन वह जी नहीं पाता था। जब हमेशा व्यक्ति चिंता में ही रहेगा तो कैसे एक बेहतर जीवन जीने की वह सोच सकता है। देखते हैं और भी। विद्रोह की शुरुआत 1859, विद्रोह की शुरुआत 1859, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे विद्रोह शुरू हुआ। 1859 में नदिया जिले के किसानों ने सामूहिक निर्णय लिया। 1859 में नदिया जिले के किसानों ने सामूहिक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया, अब नील की खेती नहीं करेंगे। 1859 में नदिया जिले के किसान, जो सब लोग संगठित हुए किसान, और एक निर्णय लिए कि अब हम नील की खेती नहीं करेंगे। देखते हैं फिर क्या हुआ। यह पहला मौका था जब किसानों ने पूरे गांव स्तर पर असहयोग किया। धीरे धीरे लोग इस निर्णय से लोग जुड़ते गए, मतलब कि बहुत बड़ी संख्या हो गई, बहुत बड़ी संख्या में किसान आ गए और इसका विरोध करने लगे कि हम अब नील की खेती नहीं करेंगे। तो जब बहुत अधिक मात्रा में किसान रहेंगे तब तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, देखें, आंदोलन तेजी से फैला।
जो आंदोलन था यह तेजी से बढ़ने लगा। जो भी किसान थे वह इससे जुड़ने लगे, क्योंकि जिसके पास समस्या है तो अपनी समस्या से छुटकारा पाना तो वह चाहेगा ही। तो इससे बहुत सारे किसान जुड़ने लगे, आंदोलन और तेज से बढ़ने लगा। और भी देखते हैं, जैसे कि हुगली हो गया, ढाका, भागलपुर, पूर्णिया, मेदिनीपुर, चंपारण। तो यह आंदोलन क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि सभी किसान परेशान थे। और जब आंदोलन हुआ तो आंदोलन में सभी किसान हिस्सा लिए। जब हिस्सा लिए तो किसानों की जो बात है वह आगे तक पहुंचेगी। अब देखते हैं, गांव की पंचायतें बनी जो तय करती थी। जो गांव की पंचायतें थी वह तय करती थी अब कि क्या होगा। अब देखते हैं, कोई भी किसान नील नहीं बोएगा। गांव की पंचायतें अब तय कर रही हैं कि कोई भी किसान नील नहीं बोएगा। और भी देखते हैं, फिर अगर अगर कोई किसान तोड़ेगा तो उसका सामाजिक बहिष्कार होगा। अगर कोई किसान इस बात को नहीं मानता है, मतलब कि अगर वह नील की खेती करता है तो समाज से उसे बहिष्कार कर दिया जाएगा, समाज से निकाल दिया जाएगा। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हमें समाज से कोई निकाल दे, समाज से बहिष्कार कर दे, क्योंकि व्यक्ति समाज का ही एक हिस्सा होता है। समाज से वह कभी भी दूर जाने की वह नहीं सोच सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी कठोर निर्णय लिए गए पंचायतों की तरफ से भी। और देखते हैं, यहाँ पहली बार सामाजिक अनुशासन, सामूहिक असहयोग दिखाई देता है। मतलब कि सामूहिक रूप से सभी लोग अंग्रेज के खिलाफ असहयोग कर रहे हैं। मतलब कि अंग्रेज की बात से सहमत नहीं है और बोल रहे हैं कि हम अब नील की खेती नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ, देखते हैं आंदोलन की विशेषताएं, उसकी विशेषताएं क्या थी, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। संगठित पंचायत आधारित थी। जो संगठन था वह पंचायत के स्तर पर था वो। और पंचायत में बहुत सारे गांव भी आते हैं। तो पंच तो यहाँ पर देखा जाए तो आंदोलन ठीक ठाक स्तर पर पहुंच चुका था। सामूहिक, सभी जातियों और धर्मों ने हिस्सा लिया। सभी जातियां, सभी धर्म इसमें क्या किए, हिस्सा लिए। लोग एकजुट होकर अंग्रेज के खिलाफ लड़ने की वह बात किए। मतलब कि हम, जो भी अंग्रेज हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप नील की खेती करेंगे, हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सभी किसान मिलकर एकजुट होकर मतलब विरोध कर रहे हैं अंग्रेजों का। और भी देखते हैं, गैर हिंसक। गैर हिंसक मतलब गैर गैर हिंसक का मतलब है कि वह हिंसा रहित हो। हिंसा नहीं किया गया, न कि किसी की मारपीट ऐसा कुछ नहीं किया गया। गैर हिंसक मतलब कि हम शांति रूप से भी आपका विरोध हम कर सकते हैं। देखते हैं, ज़्यादातर जगह नील बोने से मना करना ही मुख्य हथियार था। किसान बोले कि अब हम नील की खेती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे अब। फिर फिर क्या हुआ, महिलाएं भी उसमें भाग ली। महिला भी, मतलब कि पुरुष का साथ अब महिला भी दे रही हैं। उनका साथ भी कदम से कदम मिलाकर वह अंग्रेजों का विरोध कर रही हैं अभी। देखते हैं, तो यहाँ पर देखें, महिला सहभागिता। महिला पुरुषों के साथ खड़ी रही। पुरुष महिला दोनों एक साथ मिलकर विरोध किए।
और भी देखते हैं क्या हुआ। हुआ अदालती संघर्ष। किसान कोर्ट में केस लड़ते थे। यह दिखाता है कि वे कानून का इस्तेमाल करना सीख रहे थे। यहाँ तक कि जो भी अदालतें थी उस समय, वहाँ पर भी किसान जाते थे, जिससे कि यह सीख मिलती है कि किसान अब कानून की जो प्रक्रिया है उसे सीख रहे हैं, अब जान रहे हैं कि हम अपनी हमारे खिलाफ जो भी अन्याय हो रहा है, अगर कोई हमारे पर दबाव बना रहा है तो उसके लिए हम न्याय के लिए गुहार लगा सकते हैं। तो किसान धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं अब। और भी देखते हैं प्रेस और साहित्य की भूमिका। प्रेस और साहित्य की भी भूमिका रही उस समय। देखते हैं हिंदू देशभक्त। हिंदू देशभक्त कर कर एक पत्रिका निकलती थी। हरेश्वर मुखर्जी उसके संपादक थे। तो इससे भी लोगों को सहयोग मिला। नील दर्पण, जो दीनबंधु के द्वारा 1860 में एक नाटक लिखा गया, उससे भी लोग पढ़े और समझे, तो उन्हें काफ़ी जानकारियाँ मिली। क्योंकि नाटक के द्वारा भी दिखाया गया कि आपको शोषण कर रहे हैं अंग्रेज, आपको मजबूर कर रहे हैं। मतलब कि वहाँ उसमें सब कुछ परिस्थितियाँ उसमें दिख रही थी उसमें। क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वह नाटक देखकर भी वह समझ सकता है, वह समझने का वह एक माध्यम बन सकता है व्यक्ति के लिए। क्योंकि उस समय पढ़ाई लिखाई की तो बात ही नहीं थी उस समय, क्योंकि 1860 का समय था। बहुत कम लोग होते थे जो कि पढ़े लिखे होते थे उस समय। और और भी देखते हैं भारतीय बुद्धिजीवियों को देख लेते हैं। भारत में जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो भारतीयों के लिए, जो किसान हैं, किसानों के लिए काफ़ी मददगार साबित हुए हैं हम लोग। उन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। पहला नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दूसरा हरेश्वर मुखर्जी ने किसानों का समर्थन किया। तो काफ़ी लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं। जब कोई समर्थन करता है तो लोगों में क्या होता है, विश्वास बनता है। लोगों को साहस मिलता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता क्या है, सही है। देखते हैं और भी सरकार की प्रतिक्रिया। सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही उस समय, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। शुरुआत में सरकार प्लाट्स के पक्ष में थी। शु- शुरू में सरकार देखा जाए तो प्लाट्स के पक्ष में थी। मतलब कि जो भी वहाँ पर कानून, मतलब कि मान सकते हैं कि वह वहाँ के लोग, वहाँ की सरकार देखा जाए तो अंग्रेज़ों के पक्ष में थी उस समय। मोटा मोटा समझ सकते हैं आप। पुलिस दमन, पुलिस भी दमन किए, बहुत सारे किसानों को गिरफ्तार किए, उनके साथ मारपीट किया गया। और देखते हैं किसानों की गिरफ्तारी भी हुई। बहुत सारे किसानों की उस समय गिरफ्तारी भी हुई। और भी देखते हैं लेकिन आंदोलन इतना व्यापक और संगठित था कि दमन बेअसर रहा। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे लोगों को मारा पीटा गया। लेकिन आंदोलन इतना बड़ा था, कितने कितनों को आप गिरफ्तार कर सकते हैं। क्योंकि जेल तो एक छोटी जगह होती है, छोटा हिस्सा होता है, और किसान बहुत बड़ी मात्रा में है। कितने लोग को पकड़कर आप जेल में डालेंगे। तो यहाँ पर जो भी दमनकारी हैं वह क्या हो गए, बेअसर साबित हुए। कि सभी किसान तो अब मांग ही रहे हैं कि हमें नील से छुटकारा चाहिए। क्योंकि सभी किसान परेशान थे। और ये बात ध्यान देने वाली है कि सबसे अधिक संख्या में किसान ही होते हैं। और देखते हैं अंततः 1860 में नील आयोग गठित हुआ।
जब सरकारें परेशान हो गई तो 1860 में नील आयोग गठित हुआ, मतलब कि एक कमेटी बनी। कमेटी इसकी जांच करेगी कि क्या यह कितना सही है और कितना गलत है। देखते हैं नील आयोग 1860। देखिए आयोग ने जांच करके माना, आयोग ने जांच किया, जांच करने के बाद वो बताया, क्या बताया देखते हैं। किसान जबरन नील की खेती करते थे, जो भी किसान हैं वह जबरन नील की खेती करते थे, मतलब कि किसानों पर दबाव बनाया जाता था कि आपको नील की खेती करनी ही करनी है। तो मतलब जब दबाव बनाकर कोई आपसे खेती करा रहा है तो यह अन्याय है, सही नहीं है, गलत है। और देखते हैं उन्हें बाजार भाव नहीं मिलता था। जो किसान थे वह खेती करते थे, ठीक है, आप दबाव के माध्यम से किसानों से खेती करा रहे हैं आप, लेकिन उसका जो उचित मूल्य है वह भी तो दीजिए उनको, क्योंकि बाजार मूल्य देखा जाए तो 6 से 7 रुपया है, लेकिन आप किसान को 2 रुपया देते हैं। तो किसानों के साथ जो मूल्य उचित मिलना चाहिए वह भी तो नहीं मिल रहा है। तो यह भी समस्या दिखी यहाँ पर। तीसरी बात आई, मिट्टी और खाद्यान्न को नुकसान होता था। कमेटी ने बताया कि तीसरी समस्या यह भी है कि जहाँ पर नील की खेती हो रही है वहाँ की मिट्टी मिट्टी और खाद्यान्न को नुकसान हो रहा है। मतलब कि जब खेती कर रहे हैं नील का आप, तो वहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी में जो भी पोषक तत्व हैं वह समाप्त हो जा रहे हैं। जब पोषक तत्व समाप्त हो जाएंगे तो वहाँ पर जब किसान खेती करेगा तो वह फसल अच्छी नहीं होगी, मतलब कि वह भूमि बंजर हो जाएगी। तो यह भी बात निकल कर सामने आई। फिर आयोग ने सब कुछ देखकर एक निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला? यदि किसान नील बोना न चाहे, यदि किसान नील बोना न चाहे तो उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर कोई किसान है चाहता है कि हम नील न बोएं तो उसे आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, मतलब कि दबाव बनाने से रोका गया वहाँ पर। और भी देखते हैं फिर नतीजा क्या निकला अंत में। बंगाल में जबरन नील की खेती बंद हो गई, और यहाँ पर जो नील की खेती थी हो रही थी बंगाल में, यह क्या हो गई, अब बंद हो गई है, जिससे कि किसानों को नील से छुटकारा मिला। लोग अब अपनी ज़मीन पर अपनी मनपसंद के फसल बो सकते थे। तो आशा करते हैं कि नील विद्रोह को पूरी विस्तार पूर्वक एक एक घटनाओं को आप समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।